मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुनपुन उच्च विद्यालय के सभी विद्यार्थी, आप सभी विश्व महामारी में अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यालय बंद है, इसीलिए इस परिस्थिति में हम सभी कुछ सामाजिक शिक्षण का अध्ययन कर लें। फिर क्लास खुलेगा तो विस्तार से बताया जाएगा। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के पहला विषय इतिहास के दूसरे पाठ के बारे में बताएंगे। दूसरे पाठ भी काफ़ी लंबा है। हम प्रयास करेंगे कि इसके 2 खंडों में वीडियो डालें, चूँकि एक खंड में संभव नहीं है, इसीलिए सारे विद्यार्थी 2 खंडों में इसका अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में आज पहला विषय इतिहास की दुनिया। इतिहास में किताब का नाम है इतिहास की दुनिया भाग 2। क्लास 10 के लिए है, क्योंकि अभी तक क्लास 10 के लिए ही शिक्षण कार्य हो रहे हैं। 9th क्लास के भी विद्यार्थी तो बोल ही रहे थे जो 9th में जाने वाले, लेकिन 10 क्लास के विद्यार्थी के लिए तो इतिहास की दुनिया भाग 2 कक्षा 10 के लिए मैं आज दूसरा पाठ समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करेंगे। पाठ 2 का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। पहले साम्यवाद आया, तब साम्यवाद की परिवर्तित रूप समाजवाद हुआ। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि 1 नंबर का प्रश्न लगभग हमेशा पूछता है कि साम्यवाद किसकी जननी है। तो साम्यवाद समाजवाद की जननी है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाजवाद का जनक कौन है, तो साम्यवाद है। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है। तो प्रश्न है कि साम्यवाद है क्या। तो समाजवाद, चूंकि अभी समाजवाद है, तो समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। अर्थात कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समाज के लिए होता है। यही है समाजवाद या सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवाद का जनक साम्यवाद है। तो साम्यवाद है क्या, कहाँ से आया? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 2 वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्गों द्वारा श्रमिक वर्गों का निरंतर शोषण हो रहा था। श्रमिक वर्गों की स्थिति बद से बदतर की ओर होती चली जा रही थी। ऐसी स्थिति में साम्यवाद का जन्म हुआ। तो 2 वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्गों का शोषण पूंजीपति वर्गों द्वारा निरंतर हो रहा था। तो श्रमिक वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ दार्शनिकों ने सिद्धांत दिया। इन दार्शनिकों में नाम अगर हम लें तो सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स का नाम लिया जा सकता है। लिया जा सकता नहीं है, उल्लेखनीय है। ये सभी समाजवादी थे। इन्होंने मजदूरों की स्थिति पर गहन चिंतन व्यक्त किया और एक नया सिद्धांत दिया जिसे साम्यवाद कहा गया। और साम्यवाद ही समाजवाद में आ गया। वर्तमान में समाजवाद है। इसमें कुछ स्वप्नदर्शी समाजवादी थे, जैसे सेंट साइमन, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन। तो चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। रॉबर्ट ओवन कौन थे? रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश उद्योगपति थे, जिन्होंने गरीबों को, मजदूरों को, श्रमिकों की स्थिति का चिंतन किया, गहन अध्ययन किया और उन्होंने गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए वे उद्योगपति थे।
लेकिन गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए शहर से हट करके न्यू लुनार्क शहर में एक उद्योग खोला और मजदूरों की मजदूरी बढ़ा करके देखी। तो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से मिल मालिकों की आमदनी बढ़ जाती है। ये तर्क चलने वाला नहीं था। ऐसा होता तो श्रमिक वर्गों का उत्थान होता ही नहीं। लुई ब्लां, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, हीगेल कांट, कार्ल मार्क्स, इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रभावी सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मन राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स थे। परिस्थितिवश हेनरिक मार्क्स ने अपना धर्म चेंज किया था, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय गए थे वकालत की शिक्षा लेने। वे हीगेल कांट के विचारों से प्रभावित भी थे। 1843 ईस्वी में उसने एक बचपन के मित्र जेनी से विवाह भी किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकाती पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एगेल्स से हुई, जिनसे जीवन पर्यंत दोस्ती बनी रही। फ्रेडरिक एगेल्स और कार्ल मार्क्स ने एगेल्स के विचारों से, हीगेल कांट के विचारों से प्रभावित होकर के दोनों दोस्तों ने मिलकर 1848 ईस्वी में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जो आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना किया, जो आधुनिक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये सभी प्रश्न 1 नंबर का हमेशा पूछा करता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल, जो आधुनिक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया जो साम्यवादी सिद्धांत है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इतिहास की भौतिक व्याख्या उन्होंने किया, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने इतिहास की 6 चरणों की चर्चा की है और कार्ल मार्क्स के आह्वान पर, कार्ल मार्क्स के प्रयासों से समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। इस स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। इस स्थापना में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के स्थिति को सुधारने के लिए कहा कि एकजुटता होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मजदूरों के पास में बेड़ियां के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इस अंतर्राष्ट्रीय संघ में एक नारा बुलंद किया गया, क्या? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इसी प्रकार से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। कब? 14 जुलाई 1889 को यह पेरिस में सम्मेलन आयोजित किया गया। 14 जुलाई 1889 को इसमें यह निर्णय लिया गया कार्य दिवस मनाने के लिए, और यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष 1 मई को पूरा यूरोप और अमेरिका के सारे मजदूर कार्य बंद करेंगे, और ऐसा ही हुआ। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका के मजदूर ने कार्य बंद कर दिया, एक भी मजदूर कार्य नहीं किया। इसीलिए उसी तिथि से हम पूरे विश्व में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं।
विद्यार्थी ये ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 1 मई 1890 को पूरे यूरोप और अमेरिका के मजदूरों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक पैमाने पर हड़ताल किया था। एक भी मजदूर काज करते नजर नहीं आए थे। इसीलिए उसी समय से 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो ये है साम्यवाद। साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस पर पड़ा। साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? रूस पर। रूस की क्रांति हुई। विद्यार्थी इस पाठ में अब अगला जो है रूस के बारे में है, रूस की क्रांति के बारे में है, जिसे हम बोल्शेविक, नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जानते हैं। तो रूस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो रूस की क्रांति जानने से पहले हम ये बता दें, और विद्यार्थी हर एक बात पर ध्यान देंगे कि 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो रूस में जिस समय क्रांति हुई थी, उस समय रूस के सम्राट का नाम था जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति के पूर्व रूस के सम्राट को, राजा को जार कहा जाता था। ऐसा प्रश्न पूछता है बराबर, इसलिए जार कहा जाता था। इसीलिए जार निकोलस द्वितीय था, जो रोमनोव राजवंश का था। किस वंश का था? रोमनोव राजवंश का था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था जरीना, और एक राज पुरोहित का नाम था रासपुटिन, जो जाति का पादरी था, जो रहस्यमय साधु था, जिसका प्रभाव राज दरबार पर था। तो जार निकोलस द्वितीय अत्यंत ही निरंकुश शासक था। रूस की क्रांति के कुछ कारण हैं। क्या? तो जारशाही तंत्र पहला कारण है, मतलब निरंकुश शासन। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा कारण है औद्योगिकरण की समस्या। पांचवा कारण है रूसीकरण की नीति। और छठा कुछ कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस के सम्राट अपने आप को महानता का भ्रम फैलाए हुए था, चूंकि वो दैवीय अधिकार का पालन करता था। वो अपने आप को भगवान का दूत समझता था, दैवीय अधिकार का पालन करता था। तो अपने आप को महानता का भ्रम फैलाए हुए था रूस के जनता पर। इसी तरह से 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ। रूस जापान युद्ध में रूस हार गया, और ऐसे कितने युद्धों में पहले से हारते आ रहा था रूस, लेकिन लोगों ने महानता का भ्रम फैलाया हुआ था। सैनिक लोग ऐसा गाथा नहीं गाते थे। लेकिन 1904-05 के रूस जापान युद्ध में जब जापान से रूस हार करके लौट रहा था, सैनिक लौट रहे थे, तो अब उन्हें उसे रहा नहीं गया। लोगों के बीच में उसने कहा, ऐसे युद्धों में तो बहुत सारे युद्धों में हम सभी हारते आ रहे हैं। तब लोगों की, रूस की जो महानता का भ्रम था, लोगों पर जो रूस के सम्राट का महानता का भ्रम था, वो महानता का भ्रम टूट गया। और रूसी जनता जो उस समय तक भूखे मर रही थी, ने क्या किया कि रूस के महल की ओर, सेंट पीटर्सबर्ग की में महल था, रूस की महल की ओर रूसी जनता ने रोटी दो के नारे लगाते हुए चले जा रहे थे। तब रूस के सम्राट ने सैनिकों का इशारा किया, और सैनिकों के इशारे पर 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जो हक के लिए मांग कर रहा था, रोटी दो के नारे लगाते हुए जा रहा था, उस पर रूसी सम्राट ने अपने सैनिकों के बल से अंधाधुंध गोलियां चला दी। रूस के इतिहास में इस घटना को लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये घटना पूरे देश में सनसनी जैसे फैल गई। सभी कोई राजा के प्रति अपना आक्रोश पैदा कर रहे थे, इसीलिए सरकार झुक गई और अंततः सरकार ने
एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था का गठन किया जिसका नाम था ड्यूमा। लोगों की आक्रोश को शांत करने के लिए, अपने निरंकुशता पर पर्दा डालने के लिए ड्यूमा नामक एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया। लेकिन जैसे ही जनता की आक्रोश खत्म हुआ तो ड्यूमा की सारी शक्तियां छीन लिया राजा ने। क्रांति तो दब गई, लेकिन यह क्रांति भीतर ही भीतर 1917 के लिए सुलगती रही। रूसी क्रांति के एक और भी कारण है, मार्क्सवादी का बढ़ता प्रभाव, यानी साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। तो रूस में पहला साम्यवादी व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेखानोव। रूस में पहला साम्यवादी व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? प्लेखानोव। उसने साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जिसका नाम क्या था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। संस्था नई थी, सिद्धांत नया था, साधन की कमी थी, इसलिए इस संस्था में जल्द ही फूट पड़ गई। 1903 ईस्वी में संस्था दो भागों में बट गई। एक भाग का नाम हुआ बोल्शेविक दल और दूसरा भाग का नाम हुआ मेनशेविक दल। बोल्शेविक दल बहुमत वाला था और मेनशेविक दल अल्पमत वाला था। यही बोल्शेविक दलों द्वारा नवंबर 1917 में जो क्रांति हुई उसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, जो पूर्ण परिवर्तन हो गया। और रूस के क्रांति का सबसे अंतिम और तत्कालिक कारण है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ। इसमें रूस की जनता सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थी। रूसी जनता के विरुद्ध में राजा जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि जबरदस्ती अपने निरंकुशता पर पर्दा डालने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार से रूस के सैनिक अप्रशिक्षित थे, प्रशिक्षण की कमी थी, लेकिन युद्ध में मरने वालों, मारे जाने वालों की संख्या रूस के सैनिकों की ज़्यादा थी। इसी बीच में रूस की जनता का, सेना का कमान राजा खुद अपने हाथ में ले लिया। राज दरबार खाली हो गया। इस परिस्थिति में रास्पुटिन और जरीना नामक षड्यंत्र किया राज दरबार में। राज दरबार से प्रमुख दरबारियों, प्रमुख व्यक्तियों को हटाने का प्रयास किया। क्रांति हो गई। राज दरबार के षड्यंत्र को देखते हुए पूरे जनता में क्रांति हो गई। जनता ने रोटी दो के नारे लगाते हुए सभी राजा की महल को घेर लिया। लाल रंग के झंडा लिए हुए थे। युद्ध भूमि में प्रथम विश्व युद्ध में जो सेना का कमान अपने हाथ में राजा लिया था, राजा के पास सूचना गया। राजा महल की ओर आया। महल में आने पर उसने जनता की भीड़ को हटाने के लिए अपने सैनिकों को इशारा किया, लेकिन इस समय सैनिक भी राजा के खिलाफ में थे। तब राजा सबसे अपने विश्वसनीय सैनिक प्रेओब्रांसेंस्की रेजिमेंट, राजा की सबसे विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी का नाम था प्रेओब्रांसेंस्की रेजिमेंट का इशारा किया। प्रेओब्रांसेंस्की रेजिमेंट भी जनता की भीड़ को हटाने से इनकार चला गया। वो भी आंदोलनकारी क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। अर्थात सैनिकों का विद्रोह भी बढ़ता गया। अंततः राजा क्या किया? विवश होकर के 12 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दिया। जार निकोलस द्वितीय ने 12 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दिया। तब इसके बाद में वहां रोमनोव राजवंश का शासन समाप्त हो गया और लोबाव के नेतृत्व में सरकार बनी, जो 14 दिनों तक चली, अधिक दिनों तक नहीं चली, जो मेनशेविक दल के थे। इसके बाद में केरेंस्की की सरकार बनी। केरेंस्की की सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। ये मार्च 1917 की घटना थी। इसी वक्त लेनिन, व्लादिमीर इवोनोचिच लेनिन, जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, जर्मन का सहयोग से रूस में आया और रूस में आते ही बोल्शेविक दलों में 4 चांद लग गया। तो विद्यार्थी हम बता दें कि लेनिन से आगे हम अगले कड़ी में बताएंगे। तब तक यहाँ तक आप सभी को अगले कड़ी का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पाठ एक कड़ी में संभव नहीं है, वो भी शॉर्ट में कर रहे हैं। इसलिए केरेंस्की की सरकार को
लेनिन ने कैसे उखाड़ फेंका और लेनिन विश्व में पहला बार साम्यवादी शासन का प्रयोग करने में सफल हुआ। विश्व इतिहास की पहली घटना है जो रूस में मजदूरों वर्गों के हाथ में शासन आया। ये हम इसी पाठ के अगली कड़ी में बताएंगे, तो विद्यार्थी इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, अगले कड़ी में देखेंगे।